हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। बच्चों आज हम क्लास थर्ड में आपको ये जो आपकी ग्रामर बुक है ये देख रहे हैं, इसी का लेसन 19 पढ़ाएंगे, कहानी लेखन। ये देखिए ये आपका लेसन है, लेसन 19 यानी पाठ 19 कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग। बच्चों ये दिया आपका पेज नंबर 113 पे। चलिए हम पढ़ाना शुरू करते हैं कि इस कहानी लेखन में है क्या और कहानी कैसे लिखी जाती है, यही इस लेसन में आपको बताया गया है। कहानी सुनने का शौक हर बच्चे को होता है। दादा दादी या नाना नानी का नाम तो कहानी से ही जोड़ा जाता है। दादा दादी और नाना नानी मतलब कहानियों का पिटारा। कहानी कहना और कहानी लिखना दो अलग अलग बातें हैं। कहानी जितनी रोचक और मनोरंजक है यह कहानी सुनने और पढ़ने वाले के भावों से जाना जा सकता है। कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कहानी का विषय रोचक होना चाहिए, कहानी में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, कहानी के समापन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। और इसके बाद है बच्चों, कहानी दो तरीके से लिखी जा सकती है, चित्र तथा संकेतों के आधार पर, सहायक शब्दों के आधार पर। बच्चों कहानी सुनना लगभग हर बच्चों को पसंद होता है और ज्यादातर लोग बच्चे जो क्या होते हैं अपने दादी दादा या नानी नाना से ही कहानी सुनना पसंद करते हैं। और बच्चों ये कहानी सुनाने वाले पे भी डिपेंड करता है कि वो कहानी किस ढंग से सुनाता है। समझ में, कहानी सुनाने का भी एक ढंग होता है जो मतलब एक बोरिंग, अगर कहानी सुनाने का ढंग बहुत अच्छा है तो एक बोरिंग कहानी को भी लोग इसको अपने सुनाने के ढंग से और अपने चेहरे के भाव से उस कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं जो कहानी आपको बोरिंग लगती है। समझ में। तो इसी तरह बच्चों कहानी जो होती है वो कितनी रोचक है, कितनी मनोरंजक है, ये कहानी सुनाने वाले पे डिपेंड करता है। या अगर मान लीजिए आप कोई लिखी हुई कहानी पढ़ रहे हैं, मतलब दो होती है, एक तो कोई सुनाता है और या कोई जैसे जो आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें कहानी होती है वो होती है। लेकिन बच्चों जो बुक्स में भी जो कहानियां लिखी होती हैं उनको भी लिखने का तरीका होता है। समझ में आया। उस कहानी को भी आप कैसे लिखते हैं, मतलब वो कहानी जैसे लिखने वाला इतनी अच्छी ढंग से लिखता है कि पढ़ने वाला उसी में रंग जाता है। समझ में आया। तो कहानी लिखने का भी बच्चों एक तरीका होता है। जैसे कहानी का जो विषय होता है, मतलब कहानी जिस पे लिखी जाती है वो विषय बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और कहानी बहुत लंबे लंबे सेंटेंस का उपयोग नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंस का उपयोग करना चाहिए कहानी लिखते समय। और कहानी जब लिखी है बच्चों तो उसकी जो भाषा होती है बहुत ही सरल और होनी चाहिए, मतलब बहुत क्लियर होनी चाहिए, बहुत कठिन भाषा का उसमें यूज नहीं करना चाहिए, बहुत सिंपल सरल भाषा का यूज करना चाहिए ताकि लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। और कहानी के समापन मतलब जहां पे आप कहानी जो है खत्म कर रहे हैं, जहां पे आप कहानी का एंड करते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। समझ में आया। नहीं कुछ लोग होते हैं कि ऐसी कहानी का समापन कर देते हैं कि समझिए बताइए इस कहानी में क्या अंत हुआ इसका। तो कहने का मतलब ये है कि जब कहानी को आप समाप्त करिए तो उसका समापन भी बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए ताकि वो कहानी मतलब और भी इंटरेस्टिंग हो जाए। अंत अगर अच्छा है तो कहानी आपकी और भी अच्छी लगेगी। और कहानी का शीर्षक बहुत छोटा होना चाहिए। समझ में आया। बहुत लंबा लंबा शीर्षक रखने की जरूरत नहीं होती है। और बच्चों कहानी दो तरीके से लिखी जाती है। पहली होती है चित्रों का संकेतों के आधार पर। जैसे आप लोग कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो बच्चों कॉमिक्स में चित्र भी बने होते हैं। समझ में। तो जैसे मान लीजिए चित्र में ऐसे करके, जैसे मान लीजिए ये कोई बच्चा है और ये डायलॉग बोल रहा है तो ऐसे करके जो है होगा। समझ में आया। मतलब ये क्या हो रहा है, ये बच्चा बोल रहा है और कुछ बच्चे ऐसे होता है ऐसे करके ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं ऐसे करके ऐसे, मतलब ये इसका ये मतलब होता है ये सोच रहा है। समझ में। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा जब आप कोई कैरेक्टर देखिए उसमें ऐसे करके ये मतलब ऐसे एरो टाइप बना रहे हैं और ऐसे यहाँ पे डायलॉग लिख रहे हैं, मतलब ये बोल रहा होता है। और जब ऐसे गोल गोल बना होता है तो मतलब ये होता है कि जो कैरेक्टर है वो सोच रहा होता है चीजों को। समझ में आया। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जब कहानी चित्रों के माध्यम से लिखी जाती है ना बच्चों, इसमें ये चीजें होती हैं। और जो कहानी होती है बच्चों वो हेल्पिंग वर्ड्स की आधार पर भी लिखी जाती है। समझ में आया। चलिए अब हम आप पेज को पलटिए बच्चों, देखिए ये देखिए ये आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये चित्रों के माध्यम से कहानी है। समझ में आया। ये चित्रों के माध्यम से कहानी है। जैसे चित्र को देखिए, संकेत को पढ़िए और समझिए की कहानी समझिए और कहानी लिखिए। जैसे आम का पेड़ शीर्षक है, कहानी का नाम, कहानी का शीर्षक है आम का पेड़। संकेत है इसमें बूढ़े व्यक्ति द्वारा आम का पौधा लगाना। राजा का बूढ़े व्यक्ति को पौधा लगाते देखना। संकेत राजा का बूढ़े व्यक्ति से
बातचीत करना, बूढ़े व्यक्ति को राजा को पौधा लगाने का कारण बताना। ये देखिए बच्चों, ये संकेत है कहानी का, इसी के आधार पर यहाँ पे ये कहानी लिखी हुई है। ये कहानी क्या हम आपको बताते हैं। कुंतलपुर का राजा बहुत ही न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता था। प्रजा भी उसका बहुत आदर करती थी। एक दिन राजा अपने राज्य में घूमने निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध छोटा सा पौधा लगा रहा है। देख रहे बच्चों, ये देखिए ये वाला है। राजा जो है वो घूमने निकला है। आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति पौधा लगा रहा है और राजा यहाँ पे अपने घोड़े पर बैठकर उस व्यक्ति को क्या कर रहा है, देख रहा है। राजा हैरान होकर उसके पास आया और बोला, आप किस चीज का पौधा लगा रहे हैं? वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, आम का। तो ना अब ये देखिए, ये राजा जो है बूढ़े के पास आ रहा है और उससे पूछ रहा है कि आप कौन सा पौधा लगा रहे हैं? तो वृद्ध मतलब बूढ़ा व्यक्ति बोल रहा है कि मैं आम का पौधा लगा रहा हूं, मतलब आम का पेड़ लगाया, आम का पौधा लगा रहा हूं। राजा ने हिसाब लगाया कि पौधे के बड़े होने पर उस पर फल आने में कितना समय लगेगा। हिसाब लगाकर उसने अचरज से वृद्ध की ओर देखा और कहा, सुनो दादा, इस पौधे के बड़ा होने पर उसमें फल आने में कई साल लग जाएंगे, तब तक क्या तुम जीवित रहोगे? अब बच्चों, पौधा तो आम का बड़ा लगाते में तो बड़ा नहीं हो जाता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। तो राजा अपने मन में सोचता है कि ये तो खुद ही इतना वृद्ध है और जब ये पौधा बड़ा होगा, इसमें आम लगेंगे, तब तक तो जिंदा ही नहीं रहेगा। उसने अपने मन में हिसाब लगाया और फिर उसने राजा से, वृद्ध व्यक्ति से बोला कि सुनो दादा, मतलब ये जब पेड़ बड़ा होगा, इसमें फल आएंगे, तब तक क्या तुम जीवित रहोगे? मतलब उसमें फल आने में कम से कम 20-25 साल तो लगेंगे ही, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा होगा। फिर क्योंकि बहुत छोटा पौधा लगा रहा था, तो वही राजा बोलता है कि दादा, पहले उसने अपने मन में सोचा, फिर उसने वही चीज अपने मतलब उस बूढ़े व्यक्ति से बोली कि दादा, क्या तुम इस पौधे के बड़ा होने और फल लगने तक तुम इसमें, मतलब जब तक इसमें फल लगेंगे तब तक क्या तुम जीवित रहोगे? वृद्ध ने राजा की ओर देखा। राजा सोच रहा था कि वह वृद्ध ऐसा काम कर रहा है जिसका फल उसे नहीं मिलेगा। अब वो जब राजा ने ये बात बोली तो वृद्ध ने मतलब बूढ़े व्यक्ति ने राजा की तरफ देखा, तो राजा अपने मन में क्या सोचता है कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जिसको इसका फल नहीं मिलेगा। मतलब ये पौधा तो लगा रहा है, मगर इस पौधे का फल वो, मतलब जब ये बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, जब फल लगेंगे, तो ये व्यक्ति जो है, ये बूढ़ा व्यक्ति इन फलों को नहीं खा पाएगा। तो वृद्ध ने जब देखा कि राजा कुछ सोच रहा है, तो वृद्ध ने कहा, आप सोच रहे हैं कि मैं यह काम क्यों कर रहा हूं? जिस चीज से आदमी को फायदा नहीं पहुंचता उस पर मेहनत करना बेकार है। लेकिन यह तो सोचिए कि हमने दूसरों की मेहनत का कितना फायदा उठाया है, दूसरों के लगाए पेड़ों के कितने फल अपनी जिंदगी में खाए हैं। क्या उस कर्ज को उतारने के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए? क्या हमें इस भावना से पेड़ नहीं लगाना चाहिए कि उनके फल दूसरे लोग खा सकेंगे? जो केवल अपने लाभ के लिए ही काम करता है वह तो स्वार्थी होता है। वृद्ध की बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। आज उसे कुछ ज्ञान मिला। तो वृद्ध ने कहा कि आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मतलब मुझे इस काम में कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, यही आप सोच रहे हैं ना। तो इस पर मेहनत करना भी बेकार है भाई। कुछ लोग होते हैं ना कि ये सोचते हैं कि मैं ये काम क्यों करूं, क्योंकि मुझे इसका फल तो मिलना नहीं है, तो मैं इसमें मेहनत क्यों करूं। तो वही वृद्ध बोल रहा है कि आप यही सोच रहे हैं ना, लेकिन आप ये सोचिए कि हमने दूसरों की मेहनत में कितना फायदा उठाया है। मतलब समझ में आया बच्चों? मतलब जो पेड़ पहले से लगे हुए हैं उसको भी तो किसी ने लगाया होगा ना, और वो मर चुके हैं, पता नहीं उन्होंने फल खाए हैं या नहीं खाए हैं, तो उनकी मेहनत का फल तो हम उठा रहे हैं ना। तो हम ये क्यों ना सोचे कि मेरी मेहनत का फल कोई और उठाए। समझ में? मतलब कि हम जब पेड़ लगाएं, मतलब वृद्ध का ये कहना है कि जब हम पेड़ लगाएं, तो जब हम मरे या जिए, फल खाएं ना खाएं, लेकिन हमने जो आज मेहनत की है उसको, मेरी मेहनत का फल दूसरों को मिले तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। हमें मतलब जो पहले हम जिनके लगाए पेड़ों के फल हम खा चुके हैं, इस तरह मुझे उनका कर्जा उतारने का भी मौका मिल जाएगा। तो हमें इस भावना से पेड़ नहीं लगाना चाहिए कि मतलब इसका फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम बेकार मेहनत क्यों करें। बच्चों, ये हर काम की पे भी लागू होता है। हमें हर काम ये सोच कर नहीं करना चाहिए कि इस काम में मुझे कितना फायदा है। समझ आया? ये कभी कभी ये भी सोचना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं इससे दूसरों का कितना फायदा है। इसमें बहुत ही मतलब ये समझने वाली बात है। आप लोग इसको समझिए कि हमको ये भी सोचना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें दूसरों का कितना फायदा है। हमें केवल अपने फायदे के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सही बात है कि हम लोग भी किसी की मेहनत का फल उठा रहे हैं। समझ में? तो वही वो कह रहा है कि अगर हम केवल अपने लिए सोचे, अपने ही फायदा देखें, तो हम स्वार्थी हो जाएंगे ना। तो हम ये स्वार्थी नहीं बनना चाहते हैं। हम मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि पहली बात तो हम पूर्वजों का कर्जा उतार सके और फिर
हमारे जो है लगाए पेड़ से दूसरे अगर फल खाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, यहाँ भी रहेंगे, मतलब वो अपने बोलता है राजा से। तो वही कहता है कि क्या हमें इस भावना से पेड़ नहीं लगाना चाहिए कि उनके फल दूसरे लोग खा सकें, इसलिए मैं पेड़ लगा रहा हूं। और केवल जो अपने लाभ के लिए काम करता है वो तो स्वार्थी होता है। अब वृद्ध की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे आज कुछ ज्ञान भी मिला। ज्ञान यही मिला कि हमें हर काम अपने लिए नहीं करना चाहिए, हमें कुछ काम दूसरों के लिए भी करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका फल हमें मिलेगा नहीं, हटा हम कुछ लोग होते हैं बच्चों कि अरे हम ये काम फालतू क्यों करें, इससे हमें क्या फायदा, तो ये नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी ऐसे काम भी करने चाहिए जिससे हम मेहनत करें, उसका फल दूसरा पाए, तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है। चलिए इसकी तरह ये कहानी थी जो किसके माध्यम से थी बच्चों, चित्र के माध्यम से थी ये वाली कहानी, ये वाली समझ में आया। अब आप लोग बच्चों पेज पलटिए, आइए पेज नंबर 116 पे। 116 पे देखिए बच्चों, ये फुटबॉल है और इसके हेल्पिंग वर्ड हैं सहायक। अब इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें कोई चित्र नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ड्स की सहायता से आपको क्या करनी है, कहानी लिखनी है। जैसे हेल्पिंग वर्ड है आपके फुटबॉल, अलमारी, बरामदा, छलांग, वातावरण, बगीचा, ट्रक, टायर, नाला, शरीर, सिलाई, प्रसन्न, कुआं, बाल्टी, किक, पेड़, अवसर, प्रेम। ये क्या है आपके हेल्पिंग वर्ड है। इसी को लेकर आपको कहानी लिखनी। पहले वाले में चित्र के माध्यम से कहानी लिखी, अब आपको दूसरी कहानी में हेल्पिंग वर्ड के माध्यम से कहानी लिखनी है। चलिए इसमें कहानी क्या है हम आपको बताते हैं। काफी समय से अलमारी में रखा फुटबॉल बोर हो रहा था, मतलब ये फुटबॉल के बारे में कहानी है। बहुत दिन से अंशुल उसे खेलने के लिए नहीं ले गया था, अतः एक दिन फुटबॉल सैर करने के लिए चुपचाप छलांग लगाकर नीचे चुपचाप उछल कर नीचे आ गया। बाहर का खुला वातावरण देखकर उसे अच्छा लगने लगा। जब वह सड़क पार कर रहा था तो एक ट्रक के भारी भरकम टायरों के नीचे आते आते बचा। चलते चलते उसे एक नाला दिखा। वह सोचने लगा कि अगर इसमें गिर गया तो मेरे चमड़े का शरीर फूल जाएगा, सिलाई ढीली पड़ जाएगी, फिर मुझसे कौन खेलेगा। वह वापस कॉलोनी की तरफ चला गया। कॉलोनी में मोती नाम के कुत्ते ने उसे पकड़ लिया। मोती के नुकीले पंजों से फुटबॉल का बुरा हाल था। किसी तरह वह मोती से छूटकर भागा, परंतु आगे गहरे कुएं में जा गिरा। एक बूढ़ी स्त्री ने बाल्टी डालकर उसे निकाला और धूप में रख दिया। थोड़ी ही देर में फुटबॉल ठीक हो गया। वह दौड़ता उछलता बगीचे में जा पहुंचा। तभी बगीचे में खेल रहे दीपक ने दौड़कर उसे उठा लिया। वह उस वक्त बेरहमी से किक मार रहा था। फुटबॉल को अपने नन्हे मित्रों से ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी। फुटबॉल किसी तरह अपनी जान कर भागा और घर पहुंचा। अंशुल ने उसे देखा। उसने फुटबॉल को साफ किया, अलमारी में रखा। अंशुल के प्रेम को देखकर फुटबॉल की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ये फुटबॉल के बारे में कहानी थी। फुटबॉल जो था वो कैसे घर के बाहर निकला, क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा, अंत में किसी तरह घर पहुंचा। तो ये फुटबॉल के बारे में कहानी थी जो हेल्पिंग वर्ड्स को लिखी थी। बच्चों अब ये देखिए पेज नंबर 117 पे आइए। ये देखिए इसमें क्या है बच्चों, कहानी चित्र दिया हुआ है, इसी के माध्यम से आपको कहानी लिखनी है। इसमें हेल्पिंग वर्ड है व्यापारी का गधे पर नमक लादना, गधे का नदी पार करना, नमक पानी में घुल जाना, गधे की पीठ पर रुई का गट्ठा ले जाना, रुई का पानी में से भारी होना, गधे का पछताना। इसमें बच्चों क्या है, एक जो दो आदमी रहता है उसके पास एक गधा रहता है। वो नमक की बोरी को लेकर क्या बोलते हैं, नमक की बोरी जो है गधे पर ला देता है और लेकर जाता रहता है। गधा सोचता है ये और हमसे काम करवा रहे हैं। और जब नदी आती है गधा सोचता है क्यों ना हम नदी के अंदर जाएं और सारा नमक जो घुल जाए ताकि मेरा कुछ भार हल्का हो। तो वो क्या करता है, गधा वो जानबूझ के पानी चला जाता है और नमक जो होता है वो जो उसकी पीठ पर आता रहता है बोरी में, वो नमक घुल जाता है पानी में ही। और ऐसे क्या होता है कि वो हल्का हो जाता है उसका शरीर, तो बड़े आराम से जो करता है। इस तरह वो हमेशा करता था। जब भी नमक ला देता उसका मालिक तो क्या करता, नदी में चला जाता और नदी पार से नदी में चला जाता। तो होता क्या कि नमक घुल जाता, गधे का जो है वो भार जो है हल्का हो जाता। गधा चालाकी करता था। तो एक दिन जो है आदमी ने सोचा तो अच्छा तरीका है, उसने क्या किया, रुई का बोरा उसके ऊपर रख दिया, गधे की पीठ पर रख दिया। गधा ने सोचा नमक है, वो तो बड़े प्रेम से लेके चले, क्योंकि गुरु बच्चा रुई हल्की होती है, जब सूखी होती है तो बड़े प्रेम से लेके चले गधे जी। अब जब उसने सोचा कि चलो आज भी हम इसको नमक जो है पानी में जाए, नमक घुल जाए, मेरा भार जो मेरी पीठ पर वो और भी हल्का हो जाएगा। यही सोच के जो गधा जो था वो क्या हुआ, वो पानी में घुसा और जैसे ही पानी में घुसा वैसे क्या हुआ, रुई भीग गई। अब जब रुई भीग गई तो उसका वेट ज्यादा हो गया। अब गधा जी पछताने लगे कि हाँ ये मैंने क्या कर दिया, अब उसका भार जो ज्यादा हो गया। तो गधे को अपनी गलती को बहुत पछताया कि देखो हम रोज रोज ये करते थे, आज जो है मुझे अपनी ही गलती पे पछताना पड़ रहा है।
तो इस तरीके से ये कहानी है बच्चों। ये हमने आपको बहुत ही जल्दबाजी में कहानी सुनाई। आप इसको जरा लिखिए, देखते हैं आप लोग कैसे लिखते हैं। ये चित्र के माध्यम से चित्र को देखिए और इसके आधार पर कहानी को आपको क्या करना है, लिखना है। फिर बच्चों आप लोग पेज को टर्न करिए, आइए पेज नंबर 118 पे। ये देखिए ये क्या है, कहानी दी हुई है, बट बच्चों बीच बीच में ब्लैंक प्लेसेस है। उसको ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, ये इसी में वर्ड दिए हुए, इन्हीं को इसमें फिल करके कहानी को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए हमने इसमें हेल्पिंग वर्ड क्या है, सांप, माफी, जंगल, भोजन, काटने, मोटा पेड़, तलाश, एकता, चूहे, बिल, बाबी, पक्षियों, चींटियों, तालाब, डरी, हमला, दल। बच्चों ये देखिए ये हेल्पिंग वर्ड है। इसमें आपको जो ब्लैंक प्लेसेस आपके बुक में दिख रहा होगा उसमें आपको फिल करना है। इसको ये जो हेल्पिंग वर्ड की माध्यम से आपको कहानी को क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे हमने किया है, एक घना जंगल था, उसमें भयंकर सांप रहता था। वह रात में भोजन की तलाश में निकलता था। वह पक्षियों के अंडे, मेढक और चूहे खाता था। अधिक खाकर वह मोटा होता गया। इस कारण उसकी बाबी मतलब होता है बच्चों बिल, जिसमें सांप रहता है, छोटा पड़ने लगा। वह बिल छोड़कर एक विशाल पेड़ की जड़ में रहने लगा। पेड़ की जड़ में चींटियों की बाबी थी, मतलब चींटियों का भी बिल था। सांप सभी पशु पक्षियों को डराकर भगा दिया। सांप ने सभी पक्षियों को डराकर वहां से भगा दिया। चींटियों को भी इसने बाबी छोड़ने का कहा, परंतु चींटियां नहीं डरी। सांप ने उन पर हमला कर दिया। चींटियां भी मिलकर सांप को काटने लगी। हजारों चींटियों के काटने से सांप डर से कहराने लगा। उसने चींटियों से माफी मांगी। चींटियों ने उसे छोड़ दिया। वह जंगल में तालाब के किनारे रहने चला गया। इस तरह चींटियों ने अपनी एकता से सांप को हरा दिया। समझा बच्चों? ये देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर आपको दिख रहा होगा, देखिए हमने फिल भी किया है। इसी तरह से आप लोग को ये हेल्पिंग वर्ड पढ़ना है और इस कहानी को क्या करना है, आपको जो ब्लैंक प्लेसेस को फिल करके इस कहानी को क्या करना है, आप लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक, फिर आप लोग नीचे आइए। एकता में बहुत बल होता है, दूसरी कहानी है। इसमें क्या है, दिए गए संकेतों को पढ़कर रोचक कहानी लिखिए और इसका एक अच्छा सा नाम भी लिखिए। बच्चों ये कहानी क्या है, राजा का घमंडी हाथी को कौवे को डराकर भगाना, हाथी द्वारा पेड़ को गिराना, लोमड़ी का परेशान करके खुश होना, चींटी के छोटे शरीर का मजाक उड़ाना, तेज बारिश, हाथी और चींटी का गुफा में जाना, गुफा में पैर मारकर हाथी की ताकत दिखाना, गुफा का मुंह बड़े पत्थर से बंद कर देना, चींटी द्वारा दूसरे हाथी को बुला लाना, हाथी को बाहर निकालना, हाथी का चींटी से माफी मांगना। बच्चों ये हेल्पिंग वर्ड है, इन्हीं की हेल्प से आपको क्या करना है, कहानी लिखना है और एक अच्छा सा इस कहानी का नाम भी लेना है। ये बच्चों हम लोगों को खुद से करना है, हम आपको नहीं बताएंगे। ये हम आपको इसलिए कह रहे हैं खुद से करने के लिए, ताकि आप लोगों को कहानी लिखने की क्षमता हम देखें कि कैसी है, आप लोग कैसे इसको लिख पाते हैं। समझ में? क्योंकि अगर हम बताएंगे तो कहानी एक जैसी हो जाएगी, सब बच्चे एक जैसा लिखेंगे। हम चाहते हैं कि सारे बच्चे अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी यूज करके, अपना माइंड यूज करके इस कहानी को लिखें। और कहाँ लिखेंगे बच्चों, ये देखिए ये प्लेस दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को इसको लिखना है। ओके बच्चों, चलिए अब आपको ये जो लेसन 19 है यानी 19 है कहानी लेखन, वो अब समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक न्यू लेसन पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय। पहली करोड़